Brought to you by itel and American Pistachios. बजट सत्र का दूसरा चरण, एक और दिन लोकसभा में फिर से हंगामा, विपक्ष की तरफ से नारेबाजी। सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव खड़े होकर नारे लगा रहे थे और तभी उन्हें स्पीकर ओम बिरला ने ये सलाह दी। धर्मेंद्र जी, सबको खड़ा होकर ज्ञान मत दो, सब ज्ञानवान है। लोकसभा में एक और मौका आया जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी बोलने के लिए खड़े हुए। वो मनरेगा पर सवाल पूछ ही रहे थे कि ट्रेजरी बेंच यानी सत्ता पक्ष की तरफ से टोका टाकी हुई। बात आगे बढ़ी और भाजपा सांसद और मंत्री गिरिराज सिंह भड़क गए। This is a minister who has made you minister. Who has made you minister? आपको नहीं, आपको पीछे। गिरिराज सिंह, this is not accepted. You are a central minister. You are behaving like this. You are behaving like this. What is this? Therefore, you can't accept. No. Why Giriraj Singh will pass the comment? Don't do this thing. Don't do this thing. फिर सदन में वो मौका आया जब मान मर्यादा के पाठ पढ़ाए जाने लगे। सांसद कुर्सियां छोड़कर खड़े हुए। स्पीकर ओम बिरला की समझाइश का भी कोई लाभ नहीं। पक्ष और विपक्ष दोनों के तीखे प्रहार। ये ऐसे नहीं बोल सकते अध्यक्ष जी, आप अवस्था दीजिए। ऐसे नहीं बोल सकते, ये संसदीय कार्य ऐसे नहीं बोल सकते, आप अवस्था दीजिए। अध्यक्ष जी, हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं कि जब क्वेश्चन आवर चल रहा है और कोई आपने किसी सदस्य को अलाउ किया बोलने के लिए, वो क्वेश्चन ही पूछे ना। आपको मंत्री किसने बनाया? ये कौन होते हैं जी कहने वाले? और एक मिनट मैं व्यस्त हूँ। माननीय सदस्य, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूँ, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि प्रश्नकाल के अंदर कभी भी कोई विषय हो तो आपस में टिप्पणी करना बंद कर दें, व्यक्तिगत। नो प्लीज, आप ऑन रिकॉर्ड आप बोल रहे थे। एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट प्लीज। माननीय सर, प्लीज कि आप बोलते समय शब्दों का चयन ठीक करें। आप ऑफिशियली बोल रहे हैं, नॉन ऑफिशियली कोई भी बोले, इधर से बोले उधर से बोले, उसकी टिप्पणी का कोई जवाब नहीं देना चाहिए। ये सदन में आप मानो, कल हम मानो कोई सदस्य बोला आसन पे, ऑफिशियली बोला, मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। इसलिए अनऑफिशियली टिप्पणी का जवाब देना छोड़ दें। आप भी छोड़ दें, आप भी छोड़ दें। किसको ज्ञान देना आप मत समझाओ, ज्ञान देने का हम। चलो बैठिए। में वक्त हो रहा था 12:07। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गृह मंत्री अमित शाह की ओर से तब द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 यानी अप्रवासन और विदेशी विधेयक को पेश किया। आगे बढ़े उसके पहले जानते हैं कि ये नया बिल क्या है। इसका पूरा नाम द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025। ये नया विधेयक देश की आजादी के पहले के 3 कानूनों की जगह लेगा। द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 एंड द फॉरेनर्स एक्ट 1946। प्रावधान क्या है? ये कानून इमिग्रेशन अधिकारियों को बिना किसी वारंट अरेस्ट करने का हक देगा। भारत में आने वाले तमाम विदेशी नागरिकों का रजिस्ट्रेशन हो, ये सुनिश्चित करेगा। नए कानून के तहत यदि कोई विदेशी व्यक्ति देश की सुरक्षा के खतरे का संकेत देता है तो ऐसे व्यक्ति को भारत में घुसने या देश में रुकने की इजाजत नहीं दी जाएगी। देश में आने वाले व्यक्तियों की मूवमेंट को प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। उनके नाम बदलने और प्रोटेक्टेड एरिया में एंट्री को भी रोका जा सकता है। देश में आने वाले व्यक्तियों को अपना बायोमेट्रिक डेटा भी देना होगा। शिक्षण संस्थान, अस्पताल, नर्सिंग होम, इमिग्रेशन अफसरों को विदेशी व्यक्तियों के बारे में जानकारी शेयर करनी होगी। भारत में बिना पासपोर्ट या वीज़ा के एंट्री लेने पर 5 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना भरना पड़ सकता है। गलत दस्तावेजों के आधार पर भारत में एंट्री लेने, रुकने या भारत से बाहर जाने पर 3 साल की जेल और 3 लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है। वीज़ा के नियमों का उल्लंघन करने पर भी 3 साल की जेल और 3 लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है। यदि कोई ट्रांसपोर्ट करियर बिना ज़रूरी कागजात लिए किसी व्यक्ति को देश में लेकर आता है ऐसा कैरियर, तो उस पर 5 लाख का जुर्माना लगेगा। जुर्माना न दे पाने की सूरत में ट्रांसपोर्ट व्हीकल को भी जब्त किया जा सकता है। इसके अलावा नियम तोड़ने वालों को देश से डिपोर्ट भी किया जाएगा। अगर एयर इंडिया के प्लेन से डिपोर्ट होंगे तो कभी सीट टूटी मिलेगी तो कभी टॉयलेट जाम भी मिल सकता है, यानी दिक्कतें और भी बढ़ जाएंगी। ये बिल में नहीं था, व्यवहार में था तो बता दिया। बिल की बात हो गई। जैसे ही ये पेश हुआ, विपक्ष की ओर से विरोध भी शुरू हुआ। जब भी इस सदन में कोई भी विधेयक लाया जाता है, वो विधेयक संविधान के तो अनुसार होना चाहिए। मैं तो सिर्फ उन चीजों का उल्लेख कर रहा हूं जो संविधान
की पालना नहीं कर रही है। मेरा ये कहना है माननीय कि मनीष तिवारी जी, ओके, उन्होंने विधायी क्षमता पर सवाल उठाया। आपने उठाए हैं, बिल्कुल नहीं, विधायी क्षमता पे सवाल उठाने का रूल है, पर वो रूल्स के तहत नहीं बोले। नहीं बोले। यूं बोलो। और उन्होंने कहा है कि आप प्रवास और विदेशी विधेयक 2025 सदन की क्षमता के अंतर्गत नहीं आता है। मैं कह रहा हूं, उन्होंने उठाया सवाल सर, और तब मैं जवाब दे रहा हूं, बिल्कुल क्षमता के अंतर्गत है। भारत के इस सम्मानित सदन की क्षमता पर, अधिकार पर और कोई शंका और कोई सवाल ये नहीं केंद्रीय होना सूची चाहिए। में आता है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। वही मैं आगे बोल रहा हूं। That's the power of the statute. फिर शुरू हुआ शून्यकाल, जिसमें सवाल जवाब और भी तीखे होते हैं। चर्चा थी कि इसमें गृह मंत्री अमित शाह खुद आएंगे, क्योंकि जिक्र मणिपुर के बजट का होना था। हम जानते हैं मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है, यानी केंद्र वहां पर अभी सरकार चला रहा है। ऐसे में केंद्र की जिम्मेदारी है मणिपुर का बजट प्रस्तुत करने की, जो कि निर्मला सीतारामन ने अपने बजट में बताया भी था, प्रस्तुत भी किया था। इस पर चर्चा शुरू हुई। सबसे पहले असम की जोरहाट सीट से कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने सदन में पीएम मोदी की गैर मौजूदगी का सवाल उठाया और मणिपुर को लेकर सवाल भी पूछा। फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से उनकी बहस हुई और बात माफी तक पहुंच गई। सर, ये बार बार अगर ऐसे सदन चलेगा सर, ये ऐसे सदन चलेगा सर। पूरा सरकार आज सिर्फ हेडलाइंस को कैसे नियंत्रित करे उस पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। पूरा सरकार भाषणों पे ज्यादा निर्भर है। पूरा सरकार चाहता है कि पूरा देश उनके भाषणों, उनके इवेंट मैनेजमेंट, उनके हेडलाइंस पे ध्यान दे और वास्तविक जो स्थिति है उस पे उनका ध्यान न जाए। ये हमारे देश के लिए बहुत ही संवेदनशील मामला है और मैं चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद 2023 के नो कॉन्फिडेंस अविश्वास प्रस्ताव में स्वयं कहा कि शांति निकट है, मणिपुर में शांति आने ही वाली है, तो पहले प्रधानमंत्री हमको बताए कि राष्ट्रपति शासन लागू क्यों हुआ, और प्रधानमंत्री हमको बताए कि वो आज तक मणिपुर क्यों नहीं गए। बंदूक के दम पर उत्तर पूर्वांचल में शांति नहीं आएगी सर। बंदूक के दम पर, पुलिस पेट्रोलिंग के दम पर मणिपुर में शांति नहीं आएगी। अगर वास्तविक में शांति चाहिए तो मणिपुर के लोगों को बोलने दो। वास्तविक में शांति चाहिए तो मणिपुर के लोगों को सुनने का धैर्य आपके पास होना चाहिए। ये हाउस रूल एंड रेगुलेशन से चलेगा, चिल्लाने से नहीं होगा सर। कांग्रेस वाले चिल्लाकर मुंह बंद नहीं कर सकते, ये रूल कहता है। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं, आप भी मुझे देख रहे हैं, आप भी मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आज तय करना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय आप है या अध्यक्ष महोदय निशिकांत दुबे। जब हम वर्तमान प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं तो बार बार पूर्व प्रधानमंत्री पे ये लोग अपमानजनक शब्द क्यों करते हैं और उनके बातें रिकॉर्ड पे क्यों आते हैं, इसका भी आप बाद में सोचिए सर। A leading member of the opposition party say that they सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री जी को, and quickly to add, when Treasury talks about previous prime ministers, they speak not in सम्मानजनक language. How many times has the prime minister been abused in this house by them? And how many times he was not even allowed to speak in the house? I request the finance minister to read the speech of the prime minister during the last session. His entire speech was abusing former prime ministers. यही आपका स्ट्रेटेजी है। इनर मणिपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद अगोमचा बिमल अकोईजाम का जिक्र भी अब जरूरी है, जिन्होंने कहा मणिपुर के बजट पर चर्चा संसद में नहीं बल्कि राज्य की विधानसभा में होनी चाहिए थी। This budget should have been discussed on the floor of the State Assembly. The fact that it has been brought to the Parliament House tells you about the anomaly. This is not a regular thing that the state budget is discussed on the floor of the House here. But there is a story about why this budget is here and what does this budget speaks of.
First of all, it speaks of the exclusions and the contemptuous nature in which the present government has dealt with the state of Manipur. अब लोकसभा से रुक करते हैं राज्यसभा का। कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेता सदन और मंत्रियों की गैरमौजूदगी को लेकर सवाल उठाए। रूल्स ऑफ प्रोसीजर का अपोजिशन लीडर को और सारे मेंबर्स को एक ट्रेनिंग देना चाहिए, उन्होंने कल कहा। मैं पूछता हूं उनको, आप क्यों ट्रेनिंग नहीं लेते और आपके लोग टाइम पे नहीं आते और मंत्रीगण भी नहीं आते? ये शर्म की बात है। ऑनरेबल, आज भी वोटर लिस्ट, परिसीमन यानी डिलिमिटेशन और त्रिभाषा नीति पर चर्चा की मांग को उपसभापति हरिवंश ने ठुकरा दिया। फिर शुरू हुआ विपक्ष का विरोध और सदन में ये दृश्य जन्मे। माननीय प्रभु जी, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मुझे पूरा कर लेने दीजिए पहले। हंगामा क्रमशः बढ़ता गया। उपसभापति विपक्ष को समझाने के लिए कुर्सी से भी उठे पर कोई असर नहीं। लिहाजा 12 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित हुई। सांसद फिर से जमे 12 बजे। नेता प्रतिपक्ष ने फिर से अपनी बात दोहराई। पूछा, केंद्रीय मंत्रीगण संसद में क्यों नहीं? बोलते बोलते बात ठोकने तक चली आई। नेता सदन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा वहां मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष के बोल सुनते ही नाराज हुए और ये कहा, सुबह में एजुकेशन मिनिस्टर आए नहीं थे। प्लीज सुनिए बोलने दीजिए, विषय पे हम लोग साहब जी, क्या डिक्टेटरशिप हो गया? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, को अनुरोध कर रहा हूँ, माननीय दिग्विजय जी को बोलना है। नहीं, मेरा बोलना है, हम बोलने के लिए तैयार भी किए हैं और आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे। लेकिन सर, आप बहस आपस में करेंगे। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बातचीत में आप बड़े अनुभवी हैं, आपसे लोग सीखेंगे। उनको ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे। दुख की बात है कि आपने अभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जो इतने तजुर्बेकार, लंबे समय तक जिन्होंने संसदीय कार्य के रूप में प्रदेश में भी और पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में जिन्होंने नेतृत्व भी किया और सदस्य के रूप में भी काम किया, अभी जो उन्होंने भाषा का उपयोग किया और चेयर पर स्पर्शन किया है, यह अति निंदनीय है, अति निंदनीय है। दिस इज कंडेमनेबल, दिस इज टू बी कंडेम्ड बाय वन एंड ऑल, इंक्लूडिंग द एलओपी। ही शुड कंडेम एंड ही शुड अपोलोजाइज। जो शब्द का उपयोग किया है चेयर के प्रति, जो द वर्ड एंड द लैंग्वेज यूज्ड अगेंस्ट द चेयर, इट इज अनपार्डनेबल। वो अस्वीकार्य है और वो माफी योग्य नहीं है। फिर भी एलओपी को माफी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए, अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, नहीं तो उसको एक्सपंज करना चाहिए। काफी चाहता हूं, मैं कभी आपके लिए नहीं बोला, मैं सरकार के पॉलिसी को हम ठोकेंगे ये कहा। माफ करना, अगर आपको मेरे बातों से अगर ठोस लगी है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं सरकार से नहीं। अरे सुनो, बार बार क्या पुकारते? सम्माननीय खड़गे जी ने अपने वक्तव्य को, उन्होंने चेयर से माफी मांगी है। ये उनका एक सांसद के रूप में और एक वरिष्ठ नेता के रूप में ये जेस्चर जो है ये सराहनीय है। लेकिन उन्होंने जो सरकार के बारे में भी जो शब्दावली बोली है वह भी निंदनीय है और वह भी कार्रवाई से एक्सपंज होना चाहिए। संसद में भी आज औरंगजेब का जिक्र चला। सुनिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा को। इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ आप कर रहे हैं। आजकल बड़ी चर्चा औरंगजेब की पूरे देश में चल रही है। मैं चाहता हूं कि जितने भी मुगल क्रूर शासक हैं उनके बारे में इस देश के अंदर पढ़ाया जाए, लेकिन इसके साथ साथ अंग्रेजों ने 200 साल तक हिंदुस्तान को गुलाम बना के रखा। जो लोग जलियांवाला बाग कांड के लिए जिम्मेदार हैं, जो क्रूर अंग्रेज शासक शहीद आजम भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाने के लिए, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु,
शहीद अशफाकुल्लाह, शहीद राजेंद्र लहरी, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। उन अंग्रेजों के क्रूरता के बारे में भी, उनके शासनकाल के बारे में भी इतिहास के अंदर आप पढ़ाइए, लेकिन जब आप उसको पढ़ाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी वो संस्था थी जिसने तिरंगे झंडे का विरोध किया, कौन सी वो संस्था थी जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली और गुलामी करने का काम किया, कौन सी वो संस्था थी जिसके नेता ने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखा था 1942 के आंदोलन में कि इस आंदोलन को कुचल देना चाहिए। पढ़ाना चाहिए इतिहास, इस देश के नौजवानों को यह इतिहास पढ़ाना चाहिए कि कौन से वो नेता थे जिन लोगों ने क्रांतिकारियों का विरोध करके और उस जमाने में मुस्लिम लीग के साथ 3 राज्यों में सरकार बनाने का अपराध किया था। कि मैं ऐसी हिंदी कैसे बोलूं जिसमें उर्दू ना हो, और ऐसी उर्दू कहां से लाऊं जिसमें हिंदी ना हो। तो भाषाओं का जो मसला है, जो मानस में रचा बसा है, इन दिनों कई चीजें चल रही हैं। हम तो संगम लिटरेचर पढ़ के बड़े हुए, इतिहास में पढ़ा, तमिल रिचनेस, संगम लिटरेचर पढ़ा। भाषा के विवाद में 60 में हमने बहुत कुछ गवा दिया। ये मुल्क साझा और बराबर की साइज की ईंटों से बना है। किसी ईंट की साइज को बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे, इमारत गिर जाएगी। सर, इतिहास के बासी पन्नों में जा करके अगर हम आज की चुनौतियों में पर्दा डालने की कोशिश करेंगे, उन बासी पन्नों के नायक और खलनायक आपकी चुनौतियों में आपकी मदद नहीं करेंगे। अद्भुत विसंगति है, अद्भुत विसंगति है कि औरंगजेब पे टिप्पणी तो सदन से बाहर और महात्मा गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन तो सदन के अंदर। संसद की कार्रवाई के बारे में आपकी और भी दिलचस्पी हो तो हमारा पार्लियामेंट्री अफेयर्स से जुड़ा बुलेटिन संसद में आज जरूर देखें।